तो हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं भारत संविधान के बारे में और भारत के संविधान के अंतर्गत बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। जो वर्तमान समय में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो मुख्य रूप से आर्टिकल क्या होते हैं पूछे जा रहे हैं। जितने भी हम आज की वीडियो में आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, तो सारे आर्टिकल क्या हुए पूछे गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। और इसी प्रकार से जो आर्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिवीजन किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो बात करते हैं भारत का संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले की बात करते हैं। जो भारत का संविधान था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में पूर्ण बन के तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके उपरांत की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो मूल रूप से मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर वर्तमान समय में बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ क्या हैं, विद्यमान है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। दिया क्या है कि जो दिया है कि भागवन, इसमें क्या है कि भागवन क्या दिया है कि संघ और राज्य क्षेत्र होगा। जो भागवन बात करता है, जो भागवन क्या कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र होगा, ठीक है ना, अर्थात बोल सकते हैं यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो जो भागवन है जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक क्या है, विद्यमान है। तो अनुच्छेद 1 की बात करेंगे। अनुच्छेद क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। जो इसे हम कह सकते हैं, इसके जो संघ का मतलब होता है यूनियन बात करेंगे। तो अर्थात जो भारत का जो संघ है, अर्थात जो राज्यों का संघ है, तो यह कभी क्या होता है, कभी भी टुकड़ा अर्थात इससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 की बात करें। अनुच्छेद 2 कह दिया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है ना। तो अनुच्छेद क्या कर रहा है, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात कर रहा है। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जो संसद को ये अधिकार है, भारत के बाहर कोई भी देश है उसे भारत में शामिल कर सकता है, या किसी देश का कोई भी टुकड़ा हो भारत में मिला सकता है। जो अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर सकता है, अगर कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना चाहता हो तो अनुच्छेद 2 के तहत उस भूमि को भारत में मिला सकता है। लेकिन जब जो संसद है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही उस विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। एग्जाम्पल में सिक्किम है। सिक्किम की बात करेंगे तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में बात करेंगे। जब सिक्किम मिलाया गया था, सिक्किम को भारत में जब मिलाया गया था ना, तो वह राज्य का दर्जा प्राप्त था। पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 ईस्वी में, तब भारत का 22वां राज्य सिक्किम को दर्जा प्राप्त हुआ। क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 3 है कि कहता है क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। देखिए अनुच्छेद 2 नंबर क्या कहते हैं, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। क्या है, भारत राज्यों क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है अगर कोई विदेशी राज्य अगर भारत में शामिल करना हो, अर्थात उस भूमि को शामिल करना हो, तो अनुच्छेद 2 के तहत उस भूमि को भारत में शामिल किया जा सकता है। और उसकी बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति करेगा, संसद ही नए राज्यों को निर्माण कर सकता है और विदेशी राज्यों को शामिल कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति पर। और तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद 3 का क्षेत्र, सीमा और नए नामों में परिवर्तन जो बात करेंगे, अगर भारत के जितने भी राज्य हैं अगर उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, अर्थात नामों में परिवर्तन करना हो, तो अनुच्छेद 3 के तहत उस क्षेत्र को परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा को परिवर्तन कर सकते हैं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए और ये सब क्या संसद ही अकेला कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग 2 क्या कहता है। देखिए भाग 2 क्या है, भाग 2 इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि भाग 2
किससे संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? विद्यमान है। नागरिकता का मतलब होता है कि सिटीजनशिप के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। ये पूछा जाता है कि भारत में पहली बार नागरिकता संशोधन कब किया गया था? तो 1886 ईस्वी में किया गया था। बस इतना ही पूछता है कि नागरिकता किस भाग में संबंधित है, उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ले है। तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक विद्यमान है। तो इसी प्रकार से अब ये इम्पोर्टेंट है कि भाग 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। भाग 3 क्या दिया है? भाग 3 जो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि भाग जो 3 क्या इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसे बोल सकते हैं मूल अधिकार के नाम। किसी भाग 3 को मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्या? समता या समानता का अधिकार। क्या आता है? समता या समानता का अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है? विद्यमान है। तो बात करें जो मूल अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया था? तो मूल अधिकार की बात करेंगे तो यह अमेरिका से लिया गया था। तो आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है एक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो ये विधि से समझ समानता की बात करता है। क्या करता है? विधि से समझ समानता की अनुच्छेद 14 बात करता है। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 की बात करेंगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 16 की बात करें। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की बात करता है, अर्थात सरकारी नौकरी की समानता। जो सरकारी जो नौकरी है सभी को क्या समानता के रूप में देखा जाएगा। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। लेकिन ये समझ जाइए कि आर्टिकल नंबर 16 क्या है? लोक नियोजन की बात करेगा, जो ये भी हाल ही में आरआरबी ग्रुप एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? तो लोक नियोजन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? आर्टिकल नंबर 17 दिया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 16 अर्थात अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत है, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। इसी प्रकार से 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, अर्थात किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत है। फिर रिकॉल करते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि की समानता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है ना, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, अर्थात उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भाग 3 आपको मुख्य रूप से पढ़कर ही जाना है, जो इसमें से अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला तो दिया है कि स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो 19 से लेकर के 22 तक विद्यमान। कहाँ थे? 19 से 22 तक विद्यमान, अर्थात आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। अनुच्छेद भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 19 का अर्थ होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता होती है, आरटीआई स्वतंत्रता होती है तथा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आरटीआई। ये पूछा गया था कि आरटीआई किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ में निजता का अधिकार भी है। ठीक है। इसमें साथ भी क्या है? निजता का अधिकार भी है। ये भी क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 है। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें क्या दिया है क्वेश्चन की अनुच्छेद इसमें 21 में तो पता है कि प्राण दैविक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 21A में क्या है? अनुच्छेद 21A में क्या है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का क्या है? प्रावधान किया गया है। ये नोट में आप जरूर याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या दिया है? आपके दिए शोषण
शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करेंगे तो इसमें क्या दिया है कि अनुच्छेद 23 लेकर 24 तक क्या है, अनुच्छेद 23 लेकर 24 तक विद्यमान है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम है। इसमें क्या है, बाल श्रम, अर्थात बोल सकते हैं कि बंधुआ मजदूरी की बात करें, क्या बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप 23 वाला जरूर याद करिएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या है, अब इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 से क्या मतलब है, अनुच्छेद 40 का मतलब होता है ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बात होती है। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो पर्यावरण वन तथा वन जीव की रक्षा करना सरकार का क्या है, कर्तव्य है। 48A की बात करेंगे तो पर्यावरण हो गया, वन हो गया, वन जीव की रक्षा करना सरकार क्या है, कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 की बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 50 क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। क्या नहीं, अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग करना है। तो अनुच्छेद 51 की बात करेंगे, अनुच्छेद 51 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। इसमें चारों क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50, 19 और अनुच्छेद 51, ये चारों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कि अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 53 क्या है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका के बारे में, अर्थात कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। और कार्यपालिका का अगर वास्तविक प्रधान की बात करेंगे तो पीएम होता है। कौन होता है, पीएम होता है। अगर वास्तविक अगर प्रधान की बात करेंगे तो पीएम, औपचारिक प्रधान की बात करेंगे तो राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 53 आप जरूर पढ़ें। उसके बाद दिया है कि अनुच्छेद 54, अनुच्छेद क्या दिया है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 60 की बात करें, अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, क्या है, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में बात कही गई है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या गया है, महाभियोग की चर्चा की गई है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से क्या 72 की बात करेंगे तो क्षमा की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति, जैसे मैं राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा की शक्तियां हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो 76 क्या कहता है, अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो अनुच्छेद महान्यायवादी की बात करते हैं। अनुच्छेद 76 क्या है कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, महान्यायवादी की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 69 में बात करेंगे, 79 में बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की, किसकी की गई है, संसद की चर्चा की गई है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दिया है कि अनुच्छेद 80 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 में लोकसभा की चर्चा की गई है। किसकी की गई है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत लोकसभा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 81 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 69 में, 79 में संसद की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 80 में लोकसभा की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 81 के अंदर राज्यसभा की चर्चा की गई है। तीनों लगातार हैं, इसे आप जरूर याद करें। उसके बाद अनुच्छेद 110 की बात करें, अनुच्छेद 110 की बात करेंगे तो यह धन विधेयक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। तो इसी प्रकार से अगला दिया है कि अनुच्छेद 112 में बजट के प्रावधान, किसमें, वार्षिक बजट के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 112 में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 108 में क्या है कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 123 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। उसकी बात करते हैं कि अनुच्छेद 113 की बात करेंगे तो राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वो कौन सी है, 213 के तहत राष्ट्रपति के पास 123 के अंतर्गत प्राप्त है। तो इस प्रकार से अगला क्या दिया है कि सुप्रीम कोर्ट, अब क्या दिया कि 124 के आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान, किसमें, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है या सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत है।
उसी प्रकार से आर्टिकल 148 के अंतर्गत CAG की पद की चर्चा की गई है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत CAG की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की चर्चा की गई है। किसकी? राज्यपाल की चर्चा 153 के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं अनुच्छेद 161 की बात करेंगे तो राज्यपाल, देखिए थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिएगा, राज्यपाल क्या दिया है? राज्यपाल, ठीक ना। राज्यपाल की क्षमा शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमा करने की शक्ति है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता का प्रदान है। किसका? महाधिवक्ता का चर्चा की गई है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से अगला क्या दिया है कि देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या थी? 168 अनुच्छेद 168 के अंतर्गत विधानमंडल की चर्चा की। किसकी? विधानमंडल की अनुच्छेद 168 के अंतर्गत चर्चा की गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 179 के अंतर्गत अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की चर्चा की। किसकी? विधान परिषद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा की चर्चा की गई। देखिए ये भी तीनों इम्पोर्टेंट, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 202 के तहत राज्य की बजट, किसकी? राज्य की बजट 202 की अंतर्गत चर्चा की गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद, देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट की चर्चा की। किसकी? हाई कोर्ट 214 के अंदर प्राप्त है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें अंतर्गत है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से जितने भी हमने आर्टिकल बताए हैं ये सारे क्या हो कि जो रेलवे RRB ग्रुप डी के एग्जाम में क्या हुआ? रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप ज़रूर इसे क्या करें, एक या दो बार ज़रूर देखें ताकि आपको जितने भी आर्टिकल मुख्य रूप से याद हो जाए। तो जो आर्टिकल हैं 2 या 3 क्वेश्चन को क्या हो रहे पूछे जा रहे हैं, किससे? भारतीय राज्य व्यवस्था से। किससे? भारतीय राज्य व्यवस्था से 1-2 क्वेश्चन क्या हुए पूछे जा रहे हैं। तो आप जरूर इसे याद करके जाएं। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।